नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से मोहम्मद गौरी ने अपने जीते हुए सभी साम्राज्य को अपने सैनिकों में बांट दिया था। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और लाहौर मिला था, यलदौज को गजनी मिला था, कुबाचा को कच्छ और सिंध मिला था, बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार। और फिर जब वह 1206 ईस्वी में गजनी लौट रहा होता है तभी खोखरों के साथ उसका संघर्ष हो जाता है और फिर खोखरों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके कारण से सत्ता को संभालने के लिए तुरंत कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर में अनौपचारिक रूप से राज्याभिषेक कर दी जाती है और फिर इस तरह से भारत में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये दिल्ली सल्तनत जो है वो लगभग 320 वर्षों तक भारत में कायम रहा, जिसमें अलग अलग राजवंशों के द्वारा भारत में रूल किया गया। जैसे कि सबसे पहले गुलाम वंश की नींव रखा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1228 ईस्वी में, और ये 1290 ईस्वी तक कायम रहा। इसके बाद खिलजी वंश आया, इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। ये 1290 ईस्वी में स्थापित किया गया था और ये 1320 ईस्वी तक कायम रहा। इसके बाद तुगलक वंश आया, इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। ये 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक रहा। इसके बाद सैयद वंश आया, इसके संस्थापक थे खिज्र खां और ये 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक रहा। इसके बाद लोधी वंश आता है और ये लोधी वंश के संस्थापक होते हैं बहलोल लोधी, और इसका कार्यकाल होता है 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। इसके बाद क्या होती है कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली सल्तनत को चुनौती मिलती है बाबर के द्वारा, और बाबर जो है वो दिल्ली सल्तनत के शासक को हटा करके एक नए राजवंश का उदय करता है जिसका नाम होता है मुगल राजवंश। तो दिल्ली सल्तनत के इन 5 राजवंशों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश से दोस्तों। यदि हम बात करें गुलाम वंश की तो इसमें अलग अलग लोगों के द्वारा यहाँ पे रूल किया गया। जैसे कुतुबी राजवंश में सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें 2 राजा थे, एक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था आराम शाह। इसके बाद क्या होती है कि आराम शाह की सत्ता को चुनौती दिया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा, और इल्तुतमिश शमसी राजवंश का यहाँ पे स्थापना करता है। और फिर इल्तुतमिश के बाद जो है उसका पुत्र आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। उसके बाद उसकी पुत्री आती है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद आता है बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, और फिर अंतिम होता है इसमें नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद के बाद क्या होती है कि जब नसरुद्दीन महमूद की अचानक मृत्यु हो जाती है तो बलबन जो है वो सत्ता को अपने हाथों में ले लेता है और फिर बलबनी राजवंश की नींव रखता है। इस बलबनी राजवंश में अगर बात करें तो बलबन के बाद कैकूबाद आता है और कैकूबाद के बाद आता है आपका कैमूर। इस प्रकार से आपका सही क्रम में सारा जो है राजवंश भी है। आप सबसे यहाँ से क्रम वाइज प्रश्न पूछा जाता है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एक क्रम को भी आप लोग नोट डाउन करके याद जरूर करना। तो चलिए सभी के विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो गौरी की मृत्यु के बाद उसके द्वारा जीते गए प्रदेश को संभालने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक का अनौपचारिक राज्याभिषेक 23 जून 1206 ईस्वी में लाहौर में कर दिया गया। और इसका अगर कार्यकाल देखें तो 1206 ईस्वी में चूंकि ये गुलाम रहा करता था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम था गौरी का। अब गौरी तो अचानक मर गया तो इसको गुलामी दास्ता से मुक्त भी नहीं कर पाया। तो 1206 से लेकर के 1208 ईस्वी तक ये गुलाम के रूप में, या फिर यूं कहे तो मलिक और सिपा सलार के रूप में जो है एक अनौपचारिक रूप से दिल्ली सल्तनत के ऊपर रूल कर रहा था। बाद में 1208 ईस्वी में गौरी का भतीजा जिसका नाम होता है गयासुद्दीन महमूद, उसके द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है गुलामी दास्ता से मुक्त कर दिया जाता है और इस प्रकार से एक स्वतंत्र सुल्तान के रूप में 1208 से लेकर के 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करता है। ऐबक ने न तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। वह लाखों में दान दिया करता था, इसलिए उसे लाख बख्श भी कहा गया। और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि वो हाथियों का भी दान कर दिया करता था, जिसके कारण से उसे पील बख्श भी कहा जाता है। तो ये इसकी एक उपाधि भी आप कह सकते हो, इसकी उपाधि है ये। आगे यदि हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क जनजाति का था। काजी फखरुद्दीन अबुल अजीज कूफी के द्वारा उसे पहली बार खरीदा गया था और उसे घुड़सवारी की शिक्षा दी गई थी। और ये जो है कुरान को बहुत ज़्यादा पढ़ता था, कुरान को याद भी करता था, इस कारण से इसे कुरान ख्वां भी कहा गया। बाद के दिनों में इसे मोहम्मद गौरी के द्वारा खरीदा गया था और इसे सैनिक घुड़सवारी का पद दिया गया था और उस पद का नाम था अमीर आखुर। 1193 ईस्वी में गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ और दिल्ली को जीता और अपने अधीन कर लिया। इसके बाद 1194 ईस्वी को अजमेर को जीता और वहां पर हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करके उनके जो अवशेष थे उन अवशेषों के द्वारा दिल्ली में जाकर के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया।
बाद के दिनों में 1196 ईस्वी में अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में करवाया गया। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो ऐबक को हजरत आला यानी कि न्यायप्रिय राजा और मिनहाजुल सिराज के अगर शब्दों में कहे तो हातिम द्वितीय भी कहा जाता है। ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव रखवाया, जिसे बाद में इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। अब इसे इल्तुतमिश के द्वारा पूरा इसलिए किया गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो 1210 ईस्वी में ही हो जाती है अचानक से, जिसके कारण से वो कुतुब मीनार को पूरा नहीं करवा पाता है। हसन निजामी, जिसके पुस्तक का नाम है ताजुल मासिर, और फरुख मुद्दीर, ये दोनों जो हैं वो ऐबक के दरबार में विद्वान रहते थे। 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि संभवतः ऐबक का कोई बेटा नहीं था, जिसके कारण से जब इसकी अचानक मृत्यु हुई तो कुछ तुर्क अमीरों और मलिकों ने आराम शाह को शासक नियुक्त कर दिया, जिसके बाद जो बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश, वो आराम शाह को हटा करके सत्ता को अपने हाथों में ले लेता है। और इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह और आराम शाह के बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश का शासनकाल शुरू हो जाता है। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति और शमसी वंश से जुड़ा हुआ था। वह ऐबक का गुलाम था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इल्तुतमिश को खरीदा गया था, इसलिए कई बार इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। साथ ही साथ बाद के दिनों में ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी बन गया था और इसके बाद इसे बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया गया था, जिसको प्रशासक के रूप में भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ये अमीर शिकार के पद पर शासन करता था। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक शमसुद्दीन इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो लाहौर को अपना राजधानी बनाया था। कुतुब मीनार का अधूरा कार्य को इन्होंने पूरा करवाया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक था। ये उपाधि जो है इसे औपचारिक रूप से खलीफा अल-मुंतसिर बिल्लाह के द्वारा प्राप्त हुआ था। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार यल्दौज और कुबाचा को समाप्त किया था। इल्तुतमिश ने अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था, जिसका नाम था तुर्कान चहलगानी। इसने इक्ता व्यवस्था का भी शुरुआत किया था। अब ये इक्ता व्यवस्था क्या होती है, तो इक्ता सल्तनत काल में एक प्रकार की भूमि होती थी जो कि सैनिक या फिर असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले वेतन के रूप में दिया जाता था। इस भूमि से प्राप्त राजस्व इक्ताधारी कहलाता था और इसे कई बार जो है वली भी कहा गया है। ठीक है, पद समाप्ति या फिर सेवा समाप्ति के बाद यह भूमि सरकार द्वारा वापस ले ली जाती थी। इल्तुतमिश प्रथम तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सोने के सिक्के जारी किया था। साथ ही साथ उन्होंने चांदी का टंका जो कि 175 ग्रेन का था, कई बार एग्जाम के पेपर में ग्रेन के जगह पे ट्रॉय दिया होता है, इस बात को ध्यान रखना। और तांबे का जित्तल जो कि 48 ग्रेन का था उन्होंने जारी किया था। साथ ही टंकों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा जो है वो भारतवर्ष में प्रचलित करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को ही दिया जाता है। उसकी सेना को शम्स ए कल्ब या फिर कल्बा सुल्तानी कहा जाता था। इल्तुतमिश मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर विजय प्राप्त किया और परमाणु की जो राजधानी थी मंदसौर, उसके ऊपर उन्होंने जो है अधिकार कर लिया था। यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था दिसंबर 2022 के शिफ्ट 1 में, इक्ता पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द इक्ता सिस्टम? इक्ता पद्धति गौरी साम्राज्य से प्रतिष्ठा दिल्ली सल्तनत द्वारा ली गई थी, बिल्कुल ये सही है। मिनहाजुल सिराज की तबकात नासिरी हमें अनेक साक्ष्य प्रदान नहीं करता कि 13वीं सदी के दौरान इक्ता पद्धति कैसे कार्य करती थी, नहीं बोल दिया, इसके मतलब यह स्टेटमेंट ही गलत हो गया। प्रत्येक इक्ता में सहना या अधीक्षक की नियुक्ति की जाती थी। सहना या अधीक्षक नहीं बल्कि इक्तादार हुआ करता था। बलबन ने इक्ता पर शाही नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए थे, बिल्कुल सही है। इक्ता पद्धति फारसी प्रशासन की प्रतिकृति थी, नहीं ये गलत है, फारसी नहीं बल्कि तुर्की होगा यहाँ पे। तो केवल 1 और 4 सही है, 1 और 4 विकल्प नंबर ए में है, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, दिल्ली सल्तनत के दौरान धन एवं मूल्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग वेल्थ एंड वैल्यूज ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने धन के प्रसार में द्रुत परिवर्तन चिन्हित किया, बिल्कुल सही है।
दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व पंजाब एवं दिल्ली क्षेत्र की सामान्य मुद्रा देहलीवाल कहलाती थी। बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश ने लगभग 170 ग्रेन के तांबे के बने टंका का प्रारंभ किया। बिल्कुल गलत है ये आपका। पंजाब एवं दिल्ली क्षेत्र के आरंभिक सिक्कों का उल्लेख 1198 के कुतुब मस्जिद अभिलेख में है। बिल्कुल सही है। कन्नौज के गढ़वाल ने कुछ सोने के सिक्के जारी किए जिस पर सरस्वती का चित्र था। सरस्वती नहीं बल्कि लक्ष्मी जी का चित्र था। तो केवल यहाँ पे आपके पास 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 विकल्प नंबर ए में है, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। 1236 ईस्वी में बबियान के विरुद्ध अभियान जब कर रहा होता है इल्तुतमिश, तभी वो बीमार पड़ जाता है, जिसके कारण से उसे दिल्ली वापस लौटना पड़ता है, जिसके बाद 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और अंततः क्या होता है कि दिल्ली में उसके द्वारा जो निर्मित मकबरा था सुल्तानगढ़ी में, वहाँ पे उसको दफना दी जाती है। उन्होंने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित करवाया था और उनके गले में घंटियां लगवा दिया था। और जो व्यक्ति न्याय मांगना चाहता था उसे एक लाल रंग के वस्त्र पहनना पड़ता था, और जाकर के यदि वो व्यक्ति उस घंटियों को बजाता था तो जो जनता के लिए स्वयं इल्तुतमिश है वो न्याय करने के लिए बाहर आता था। तो ये पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। आगे यदि हम बात करें तो मंगोल नेता चंगेज खान जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत की ओर उत्तर पश्चिम सीमा तक इल्तुतमिश के शासनकाल में ही आया था। उन्होंने जोधपुर में अतारकिन दरवाजा बनवाया और बदायूं में हौज खास, जिसे शमसी ईदगाह भी कहा जाता है या हौज शमसी भी कहा जाता है। दरबारी इतिहासकार की अगर बात करें तो इल्तुतमिश के समय मिनहाज उस सिराज रहा करता था इसके दरबार में, और इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है तबकाते नासिरी। एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था मलिक ताजुद्दीन। अब देखो यहाँ से भी यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था जून 2015 में। ऐसे तो कई सारे प्रश्न बने हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रश्नों को हमने यहाँ पे केवल सिलेक्टेड पिक किया हुआ है। प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। फक्र मुद्दबीर ने युद्ध कला पर अपनी पुस्तक को इल्तुतमिश को समर्पित किया। बिल्कुल ये सही है। इसामी मिनहाज सिराज के इस कथन से सहमत नहीं है कि विश्व के विभिन्न स्थानों के लोगों ने नव स्थापित शहर दिल्ली की ओर एक कतार से लगी थी। नहीं, ये गलत है। मिनहाज कहता है कि रजिया को शासक बनने के सभी प्रशासनिक गुण एवं आवश्यक योग्यताएं थी। बिल्कुल ये सही है। रजिया द्वारा गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति ने तुर्क अमीरों को नाराज कर दिया, जिसके वजह से उन्होंने रजिया को अपदस्थ करने की योजना बनाई। अब हमें यहाँ पे बता रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था जून 2016 में कि मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूं, और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस समूह या फिर किस सुल्तान के द्वारा व्यक्त किया गया था। क्या ये तुर्कान चहलगानी समूह के द्वारा किया गया था, क्या ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह के द्वारा कहा गया एक स्टेटमेंट है, या फिर सुल्तान रजिया के द्वारा, या फिर आराम शाह के द्वारा। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुर्कान चहलगानी के जो 40 सदस्य थे वो आपस में ये स्टेटमेंट कहा करते थे। आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो अगला प्रश्न है कि फक्र मुद्दबीर और उनके आदाब उल हर्ब व सुजात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इल्तुतमिश के शासनकाल के आरंभिक दिनों में युद्ध की कला पर लिखी गई किताब है। बिल्कुल सही है। मुद्दबीर ने भारत में बनी तलवारों की काफ़ी तारीफ की है। बिल्कुल सही है। मुद्दबीर ने लिखा है कि राजस्थान के खेतड़ी में लोहे के अश्कों को गलाने का काम होता था। ये यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। वह दमसिक स्टील बनाने की सबसे पुरानी ज्ञात तकनीक का वर्णन करता है। बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे यदि हम कंटिन्यू करें दोस्तों तो इल्तुतमिश के यदि हम उत्तराधिकारी के विषय में बात करें तो इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान यानी कि जो उसकी बेटी थी उसको बनाने का इच्छा व्यक्त किया था, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके बेटो जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसको गद्दी पर बैठा दिया जाता है। अब चूंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक अयोग्य शासक था तो लंबे समय तक नहीं रह पाता है। इसके समय में जो है अलग अलग एरिया में हिंसा होने लगती है, जिसके कारण से जो रजिया सुल्तान है वो अपना एक वेशभूषा को ही बदल लेती है। लड़कों की तरह जो है कुबा यानी कि कोट पहन लेती है और जनता के बीच आती है दिल्ली में न्याय मांगने के लिए, और जनता जो है उसका सपोर्ट करता है और अंततः जो है रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनती है। तो अब हम बात करते हैं अब रजिया सुल्तान के विषय में। रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक अयोग्य शासक था। उसके शासन में जगह जगह विद्रोह होने लगा,
जिसके कारण से रजिया ने लाल कपड़े पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय मांगी। जनता ने रजिया का समर्थन किया और इस प्रकार उत्तराधिकारी के प्रश्न पर पहली बार स्वयं जनता ने निर्णय लिया था। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों की भांति कुबा कुबा कहा गया कोट को, कोट नहीं होगा, यहाँ पे कोट होगा, और कुला यानी कि टोपी पहनकर जनता के सामने आने लगी। अब प्रश्न ये आता है कि सर रजिया अगर योग्य थी तो इसकी पतन इतना जल्दी क्यों हो गया? तो पहला तो रीजन यही माना जाता है मिनहाजुस सिराज के तबकात नासिरी में जो लिखा गया उसके अकॉर्डिंग कि वो एक महिला थी, ये सबसे बड़ा कारण था। और भी क्या क्या कारण है? तो तुर्क अमीरों की बढ़ती हुई शक्ति, रजिया का स्त्री होना मिनहाजुस सिराज के अनुसार, रजिया का याकूत के साथ प्रेम विवाह, ऐसे ये प्रचलन में ज़्यादा नहीं है, कई कई पुस्तकों में इसकी जानकारी भी हमें नहीं मिल पाती है, लेकिन इसको भी माना गया, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना। साथ ही साथ गैर तुर्कों का प्रतिस्पर्धी दल बनना भी रजिया सुल्तान के पतन का एक कारण बन जाता है। रजिया सुल्तान के बाद जो है मोइनुद्दीन बहराम शाह आता है। तो रजिया के बाद मोइनुद्दीन बहराम शाह सुल्तान बनता है। इसके शासनकाल में सुल्तान की जो शक्ति और अधिकारिता है उसको कम करने के लिए तुर्क अमीर जो हैं वो एक नए पद का सृजन करते हैं जिसका नाम होता है नायब मुमलकात। ये पद जो है बेसिकली एक संरक्षण के भांति होता है जिसके पास सुल्तान के समान सारी शक्तियां और उनकी पूर्ण अधिकार होती है। प्रथम जो नायब मुमलकात बनाया गया था उसका नाम था मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन। बहराम शाह के शासनकाल में ही 1241 ईस्वी में भारत में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। वजीर मोइनुद्दीन के बहकावे में आकर के 1242 ईस्वी में सुल्तान को हत्या कर दी जाती है और अमीरों के द्वारा फिर अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान नियुक्त कर दी जाती है। इसके बाद क्या होती है कि अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद फिर जो है नसरुद्दीन महमूद आता है। यह भी एक नाम मात्र का ही सुल्तान था। सारे शक्ति और अधिकार जो थी वो चहलगानी दल के जो सदस्य था बलबन उसके हाथों में था। 1266 ईस्वी में सुल्तान की जब अचानक मृत्यु हो जाती है तो इसकी मृत्यु के बाद चूंकि इसका कोई पुत्र नहीं होता है तो मृत्यु के बाद गयासुद्दीन बलबन जो है वो शासक बन जाता है और फिर बलबनी राजवंश की स्थापना करता है। इस प्रकार से नसरुद्दीन महमूद के बाद बलबन का उदय होता है। अब यदि हम बात करें गयासुद्दीन बलबन की तो बलबन जो है गुलाम वंश और बलबनी राजवंश का कहा है तो सबसे महान शासक माना जाता है। बलबन का जो वास्तविक नाम था वो था बहाउद्दीन और ये जो है वो इलबरी तुर्क था, यानी कि इलबरी तुर्क जनजाति से संबंधित था। बलबन सत्ता में आते ही चहलगानी दल जो स्थापित किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा 40 सदस्यों की उसको खत्म कर देता है। बलबन का जो पद रहा है पूरे शासन काल में वो है अमीर शिकार का। अमीर शिकार का कब था? तो रजिया सुल्तान के समय में। अमीर आखुर का कब था? तो बहराम शाह के शासनकाल में। अमीर हाजिब का भी पद पर ये कार्य किया और ये कब किया था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के कार्यकाल में। और नायब मुमलकात का कार्य जो किया था वो था नसरुद्दीन महमूद के कार्यकाल में। आगे यदि हम बात करें तो बलबन के द्वारा अपने विरोधियों के लिए लौ एवं रक्त नीति भी लाई गई। जैसे ये सत्ता में आया अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए लौ एवं रक्त की नीति अपनाया, जिसके पीछे के कई सारे कारण माने गए हैं अलग अलग पुस्तकों में, जिनमें से कुछ प्रमुख कारणों के विषय में अगर चर्चा करें तो पहला यह कि सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना, अमीरों की बढ़ती हुई शक्ति को समाप्त करना, मंगोल एवं राजपूतों के खतरों के विरुद्ध शक्तिशाली सुल्तान पद एवं राज्य की स्थापना करना। साथ ही साथ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि बलबन ने पारसी नववर्ष जिसका नाम था नौरोज उसका भी जो है शुरुआत भारत में किया था। इसके समय जो विद्वान भारत में रहते थे वो है अमीर खुसरो और अमीर हसन। अगला बात करें बलबन के राजत्व के सिद्धांत के विषय में तो इसकी जो राजत्व सिद्धांत थी वो शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित थी। बलबन ने ईश्वर, शासक और जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को जो है राज्य का आधार बनाने का प्रयत्न किया, जनहित को शासन का व्यवहारिक आदर्श बनाया। बलबन ने फारस के इस्लामी राजत्व के राजनीतिक सिद्धांत और परंपराओं के आधार पर अपनी शासन को संगठित किया था। राजा को धरती पर ईश्वर की प्रतिनिधि यानी कि नियाबत खुदाई और जिले इलाही यानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब माना गया था। आगे बात करें तो इन्होंने जो है सिजदा और पैबो जैसी प्रथा भी शुरू किया था। अब ये सिजदा क्या होती है? तो घुटने के बल बैठ करके सुल्तान के सामने सिर झुकाना और पैबोस मतलब होता है पैरों का चुंबन करना सुल्तान का। बलबन ने दीवाने विजारत जो कि इसी में आपका वित्त विभाग भी था और सैन्य विभाग भी, उन दोनों को अलग करके एक नया सैन्य विभाग की स्थापना करता है जिसका नाम होता है दीवाने आरिज। साथ ही साथ अपने विरोधियों को पकड़ने के लिए जो है गुप्तचर व्यवस्था की भी शुरुआत करता है जिसका नाम होता है वरीदे मुमालिक। यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न पूछा गया था जनवरी 2017 में। अपनी लगभग 40 वर्षों के खानी और बादशाहियत के दौरान उसने कभी बाजार के लोगों
निम्न तबके के लोगों, संगीतकारों और विदूषकों से बातचीत नहीं की। यह कथन जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किस सुल्तान के संदर्भ में कहा है? यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलबन के विषय में यह स्टेटमेंट कहा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अफगानों के साथ उलुग खान यानी कि बलबन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उलुग खान ने अपनी सेना में लगभग 3000 अफगानी भर्ती किए थे, बिल्कुल सही है। जब उलुग खान सुल्तान बना, उसने दिल्ली के निकट पटियाला, कामपीर और भोजपुर में अपनी नई सैन्य चौकियां बनाई और उन्हें अफगानों के नियंत्रण में रखा, यह भी बिल्कुल सही है। सुल्तान बलबन ने अफगान अमीर इख्तियारुद्दीन को अपना वजीर नियुक्त किया था, नहीं ये गलत है। सुल्तान बलबन ने अनेक अफगानों को अपना गवर्नर नियुक्त किया था, ये भी गलत है। केवल 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे प्रश्न आता है, सर वजीर किसे नियुक्त किया था? तो वजीर नियुक्त किया था ख्वाजा हसन बसरी को। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से सही कथनों को चिन्हित कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट वंस। बलबन, यहाँ पे बलबन होगा, बलबन राजा को नियामत खुदाई मानता था और उसने जिले इलाह की पदवी अपनाई, बिल्कुल सही है। बलबन का मानना था कि सुल्तान को तमाम तरह की मर्यादा और शिष्टाचार से छूट होती है, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पर। बलबन ने अपने पुत्र के नाम बसाया में अपने राजनीतिक प्रज्ञान को रिकॉर्ड किया, बिल्कुल सही है। बलबन ने अपनी वंशावली को महान अरबी नायक अफरासियाब तक खोजा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा ये। बलबन न्याय को किसी भी सुल्तान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण शक्ति मानता था, बिल्कुल सही है यहाँ पर ये आपका। तो यहाँ पे सही हो जाएगा 1 3 4 5। 1 3 4 5 कहीं पे भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है, केवल 1 3 और 5 है, तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपका यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद कर लेना आप लोग कि बलबन का मानना था कि सुल्तान के पद की महत्ता को बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार से मर्यादा एवं शिष्टाचार में छूट नहीं दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं कैकूबाद के बारे में, क्योंकि बलबन के बाद सत्ता पे जो है कैकूबाद आता है। तो बलबन ने अपने पौत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता था, परंतु बलबन की मृत्यु के बाद तुर्क अमीर जो है फिर से सक्रिय हो उठे। जिस चालीसा दल को उन्होंने खत्म किया था, उस चालीसा दल के जो तुर्क थे वो फिर से सक्रिय हो उठते हैं बलबन की मृत्यु के बाद, और कैखुसरो के स्थान पर कैकूबाद को सुल्तान नियुक्त कर दी जाती है। कुछ समय के बाद कैकूबाद की भी हत्या कर दिया जाता है और उसके बाद उसका जो नाबालिग बेटा होता है जिसका नाम होता है कैमुर्स, उसको गद्दी पर बैठाया जाता है और जलालुद्दीन खिलजी इसका संरक्षक बनता है। 3 माह के बाद कैमुर्स का भी हत्या कर दी गई और जलालुद्दीन खिलजी जो है वो स्वयं सुल्तान बन जाता है और इस प्रकार से गुलाम वंश का समाप्ति हो जाता है और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा एक नए राजवंश की उदय होती है जिसका नाम होता है खिलजी वंश। तो दोस्तों इस प्रकार से एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग कवर किए। अगले क्लास में हम लोग खिलजी वंश के बारे में जानेंगे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।